Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट चल रहा था और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बैलेंस शीट सीखा था और बोला था लाइन टू लाइन याद रखना है, ये हमने किया था। अब हम देखेंगे इसके अंदर की डिटेल। ओके, तो ये हमने देखे थे हेड एंड सब हेड, और हेड एंड सब हेड के अंदर क्या आता है वो आज डिटेल में जाना है। और मैंने आपको ये भी बोला था इसको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने जो बैलेंस शीट देखी थी उसको लाइन टू लाइन याद की थी, बट इसको लाइन टू लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसको? ये अंदर की डिटेल्स को। तो कैसे सर इसको याद करना है? इनको सिर्फ आपको इस तरीके से याद करना है कि कौन सा पोर्शन किस में आता है, यानी कि शेयर कैपिटल में क्या आता है, बस इतना ही याद रखना है। आपको वो वर्ड दिया होगा वो किस में आएगा, इक्विटी लाइबिलिटीज़ में 3 पार्ट्स है उसमें से, या फिर एसेट्स में 2 पार्ट है उसमें। ओके, तो चलिए देखते हैं, डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लेते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला टॉपिक था हमारा शेयर कैपिटल्स। शेयर कैपिटल्स में क्या आते हैं? तो ऑल टाइप्स ऑफ शेयर लिखे जाएंगे। इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, ये शॉर्टकट मेथड ही हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल्स। शेयर कैपिटल में क्या आता है? तो ऑल टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि ऑल टाइप ऑफ शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस, कोई भी शेयर हो वो ले लो। ओके, सेकंड देखो, इसमें कॉल इन एरियर्स भी आप ले सकते हो, फिर कॉल अप शेयर भी ले सकते हो और फॉरफिट शेयर भी ले सकते हो। ऑल टाइप ऑफ शेयर हमने फर्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल देखा था, उसमें जितने टाइप्स के भी अकाउंट्स बनते थे वो सारे के सारे। सिर्फ एक ही नहीं लेना है, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं आता है, बाकी के सारे शेयर रिलेटेड कुछ भी है तो शेयर कैपिटल में डालना है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉल इन एडवांस के अलावा बाकी का सारा जो भी शेयर रिलेटेड है वो सारा का सारा किस में आएगा? शेयर कैपिटल्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाएंगे उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्लस किया जाता है और लॉस होता है तो माइनस किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो प्लस किया जाएगा और लॉस है तो माइनस किया जाएगा। ओके, यहाँ पे हमको जो पर्पस डिविडेंड दिया है उसको याद अभी नहीं रखना है, ये टॉपिक में हम नहीं लेंगे, वो आगे जाके कॉलेज में आएगा। अभी कुछ उसका यूज़ नहीं है यहाँ पे, उसका यूज़ दूसरी जगह पे होता है, तब बताऊँगा। चलिए, तो पहले हम प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, उसके बाद सारे के सारे रिजर्व एंड फंड इसमें आते हैं। क्या आता है? रिजर्व एंड फंड। देखते हैं कौन कौन से रिजर्व हैं, कौन कौन से फंड्स हैं। चलिए देखते हैं, लाइक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये सारे रिजर्व थे। अब फंड की बारी। रिजर्व फंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि सारे की सारे रिजर्व, कोई भी रिजर्व या फंड ऐसा वर्ड आपको दिया है तो उसको किस में डालना है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये 2 टॉपिक तो इजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला टॉपिक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा कहाँ से ले सकते हैं? बोरोइंग यानी कि लेना किसी के पास से। चलिए, तो लॉन्ग टर्म कंपनी लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ से ला सकती है? तो डिबेंचर इश्यू करती है जिसका टाइम पीरियड 5 ईयर, 10 ईयर या 20 ईयर का होता है, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर डिबेंचर इश्यू करते हैं तो, लॉन्ग टाइम के लिए बॉन्ड्स इश्यू करते हैं तो, फिर तो बैंक में से या अदर इंस्टीट्यूट में से लोन लेके भी ले सकते हैं, और पब्लिक डिपॉजिट में, यानी कि पब्लिक को डिपॉजिट देते, यानी कि पब्लिक के पास से डिपॉजिट लेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकती है जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, मिनिमम 5 ईयर
से ज़्यादा भी होता है। सो ये मोर देन 1 ईयर के लिए है, तो कैसे पैसा कंपनी ले सकती है? सो डिबेंचर इशू करके, लॉन्ग टर्म की लोन लेके, बॉन्ड इशू करके, या पब्लिक डिपॉजिट से। अब देखते हैं उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो इसमें आपको क्या रखना है याद? प्रीमियम ऑन रिडक्शन। क्या याद रखना है? प्रीमियम ऑन रिडक्शन। प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऐसा कोई वर्ड है तो ये यहाँ पे आएगा। तो क्या होता है? तो डिबेंचर का पैसा विथ प्रीमियम रिटर्न करना है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा विथ रिटर्न करना है, यानी कि विथ प्रीमियम रिटर्न करना है। ओके, तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर इसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है। कितना है? मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए है तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आएगा। अगर लेस देन 1 ईयर है, 1 ईयर से कम टाइम के लिए है, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में आएगा। इसका ऑपोजिट 1 ईयर है, 1 ईयर से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म में, 1 ईयर से कम है तो शॉर्ट टर्म में। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कौन सी होती है? तो ऐसी चीज़ें जो कंपनी, जब भी हमारा एम्प्लॉय होता है, वर्कर होते हैं, वो जब रिटायर्ड होते हैं तब उसको देना है, वो सारी चीज़ें। तो सर वर्कर रिटायर्ड होता है तब क्या देते हैं? समझ लो, हमने प्रोविडेंट फंड इकट्ठा किया है तो वो देंगे, ग्रेजुएटी फंड इकट्ठा किया है तो वो देंगे, पेंशन फंड है तो वो देंगे, फिर वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है तो वो देंगे, शेयरिंग अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग फंड है तो वो देंगे, वर्कर सेविंग अकाउंट है तो वो देंगे। वो सब कुछ कब दिया जाता है? जब वर्कर रिटायरमेंट होता है तब। तो याद रखिए लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में क्या आएगा? तो वर्कर जब भी रिटायर्ड होता है तब उसको देते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि वर्कर रिटायर्ड होता है उसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, 1 ईयर से ज़्यादा टाइम। वैसे तो 25 या 30 ईयर्स होते हैं, बट हम यहाँ पे एक सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे, मोर देन 1 ईयर। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या है। सो प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, पेंशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड्स एंड वर्कर सेविंग अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें जो हम वर्कर्स को देंगे कब? जब वो रिटायर्ड होगा तब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए हम पैसे लाएंगे। शॉर्ट टाइम यानी कि लेस देन 12 मंथ। तो क्या ले सकते हैं? एक तो लोन ले सकते हैं लेस देन 12 मंथ। सेकंड, बैंक में से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, या फिर कैश क्रेडिट, यानी कि ऐसे पैसे हम इकट्ठा करेंगे जिसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर है, यानी कि 12 मंथ है। 12 मंथ से कम टाइम के लिए हम जो भी पैसा लाते हैं, इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल यानी कि हमको पेमेंट करना है तो किसको करेंगे हम? एक तो क्रेडिटर्स को और बिल्स पेएबल को। तो ट्रेड पेएबल में दो ही चीज़ आती है, क्रेडिटर्स एंड पेएबल। तो आपको क्रेडिटर्स या पेएबल ऐसा कोई वर्ड होगा तो आप किस में डालेंगे? ट्रेड पेएबल में। नेक्स्ट, अदर करंट लाइबिलिटीज़। किसकी बात चल रही है? अदर करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि और कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं? तो कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, कोई भी इनकम एडवांस में मिली है, फिर अनक्लेम डिविडेंड ऐसा जो हमने अभी तक क्लेम नहीं किया है, फिर देखो डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडक्शन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ। तो मैंने बोला था प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मोर देन 12 मंथ है तो किस में आता था? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। और लेस देन 12 मंथ है तो करंट लाइबिलिटीज़ में। फिर एक था कॉल इन एडवांस। मैंने बोला था कॉल इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं आता है, तो सर कहाँ आता है? तो कॉल इन एडवांस करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। फिर एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के पास से अगर एडवांस पैसा मिलता है तो आएगा। एंड लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट देने का बाकी है। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या बोली जाती हैं? वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ जिसका टाइम पीरियड लेस देन 12 मंथ है, यानी कि 12 मंथ में जिसको पेमेंट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी प्रोविज़न होती है? फर्स्ट तो टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर टैक्स, यानी कि टैक्स हम एवरी ईयर पे करते हैं।
तो टैक्स आएगा। एंड सेकंड पर्पस डिविडेंड। पर्पस डिविडेंड किसको बोलते हैं? ऐसा डिविडेंड है जो कंपनी ने पहले ही फाइनल करके रखा है कि कंपनी को करंट ईयर में इतना डिविडेंड देना है, इट्स कॉल्ड पर्पस डिविडेंड। तो ऐसी चीज़ें होती है वो किस में आएगी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो ये टॉपिक था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। इसके बाद हम एसेट्स वाला करवा रहे हैं, बट एक बार आप देख सकते हो इसको। सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या आता है वो करवाया, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में इन सारी चीज़ों आती है, इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं आपको। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करती है। फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, उसमें रिडक्शन वाला, प्रीमियम ऑन रिडक्शन वाला। लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो एम्प्लॉय जब रिटायर्ड होता है तब देना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो शॉर्ट टाइम के लिए पैसा कंपनी कहाँ से लाती है। ट्रेड पेएबल, उसमें तो दो ही आएगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। अदर करंट लाइबिलिटीज़ तो उसमें कुछ भी देने का बाकी है जो लेस देन 12 मंथ है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसी कोई भी एडवांस में इनकम मिली हो तो वो सारी चीज़ें। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो उसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पर्पस डिविडेंड। तो देख लीजिए एक बार, ओके। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, उसके बाद हम एसेट स्टार्ट करेंगे। इसको लाइन टू लाइन याद नहीं रखता है, मैंने पहले भी बताया। इसको कैसे याद रखना है, तो ये कौन सा टॉपिक किस में आएगा वो आपको याद रखना है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंस, ओके। अगर इतना हो गया तो आप आराम से ये चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। सो यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज़ वाला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का पोर्शन कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा सेकंड पोर्शन, एसेट्स। इट्स ऑल्सो इजी। अब बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट टॉपिक था फिक्स एसेट्स। फिक्स में फर्स्ट था टेंजिबल एसेट्स। ये हम अब तक पढ़ते आए हैं, वही है पूरा का पूरा। फिक्स एसेट्स, उसमें टेंजिबल अब तक हम पढ़ते आए थे। कैसे, कौन कौन सी थी? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लीज होल्ड एसेट्स, फिर शॉप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम सब कुछ पढ़ के आए हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल तो मोस्ट ऑफली हमको याद ही रहना चाहिए। तो ये सारी टेंजिबल एसेट्स थी। नाउ इट्स अ टाइम फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स, उसमें इंटेंजिबल तो वो 4 तो आपको याद ही है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स, ये 4 तो आती है। उसके अलावा लाइसेंस, यानी कि हमारे पास किसी का लाइसेंस है, किसी का लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, हाँ, किसी शॉप का लाइसेंस है या फिर किसी फैक्ट्री का लाइसेंस है, कुछ प्रोडक्ट आप बना सको उसका लाइसेंस है, तो वो आपके लिए क्या हुआ? वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। और आपके पास किसी अदर कंपनी की फ्रेंचाइजी है तो इंटेंजिबल एसेट्स। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों से आप अदर कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, इसीलिए। सो ये था फिक्स एसेट्स, उसमें इंटेंजिबल्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में भी कौन सा? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इन्वेस्टमेंट, कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है, तो कैसा इन्वेस्टमेंट? जिसका टाइम पीरियड मोर देन 12 मंथ होता है। 12 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ऐसा पैसा कौन सा हो सकता है? तो देखिए, बात करते हैं प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉय को देना है वो प्रोविडेंट फंड एवरी ईयर कंपनी को मिलता है एम्प्लॉय के पास से, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी में से। वो प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी क्या करती है? कहीं अदर में इन्वेस्ट करती है, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब भी डिबेंचर इश्यू करते हैं वो फिक्स टाइम के लिए होते हैं। वो टाइम पीरियड फिनिश होने के बाद, आफ्टर 5 या 10 ईयर फिनिश होने के बाद वो डिबेंचर का पैसा रिटर्न करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो वो पैसा रिटर्न करने के टाइम प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कंपनी क्या करती है? डिबेंचर के फंड को इन्वेस्ट कर देती है। फिर शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी,
ओके, सब्सिडरी कंपनी यानी कि समझ लो हमारी कंपनी ने किसी अदर कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर परचेस कर लिए है। हमारी कंपनी ने अदर कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर परचेस कर लिए हैं, तो जो अदर कंपनी है उसका सारा का सारा डिसीजन हम ले सकते हैं। तो वो अदर कंपनी को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। और ऐसे शेयर जो परचेस किया है इट्स कॉल्ड अ शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। तो वो भी लॉन्ग टाइम के लिए है। फिर शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी के शेयर एंड डिबेंचर परचेस कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट ये चारों का टाइम मोर देन 12 मंथ होगा तो ही इसमें आएगा। कौन सी चीज़ें? तो शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड, ये हम इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसका टाइम पीरियड मोर देन 12 मंथ है तो नॉन करंट एसेट्स में आएगा। अगर लेस देन 12 मंथ है तो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। याद रखना, लेस देन 12 मंथ है तो किस में आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट में। मोर देन 12 है तो नॉन करंट में आया, लेस देन 12 होगा तो करंट में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट उसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस। यहाँ पे कंपनी किसी को लोन देती है या एडवांस देती है उसकी बात है। तो लोन टू एम्प्लॉय को अगर लोन देते हैं मोर देन 12 मंथ, लॉन्ग टर्म है तो मोर देन 12 मंथ आएगा। फिर कोई भी डिपॉजिट लाइक अ कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कैसी होती है? जो हमको रिटर्न कब मिलती है? जब वो हम क्लोज करते हैं तब, यानी कि मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर या 20 ईयर के बाद उसका पैसा रिटर्न मिलता है। तो इसको क्या बोला जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, यानी कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन दी है या एडवांस में पैसा दिया है उसकी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट, अदर नॉन करंट एसेट्स। दूसरी नॉन करंट एसेट्स कौन सी होगी? तो देखो, डिबेंच ऐसी चीज़ें जो हम रिटर्न ऑफ करते थे चैप्टर 5 पार्ट 1, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में। कौन सी चीज़ें थी? तो डिबेंचर डिस्काउंट था, एडवर्टाइजमेंट, कैंपिंग एक्सपेंस था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस था जो पार्टनर्स के बीच में शेयर करते थे, राइट। तो वो सारी चीज़ें आएगी अगर इसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, यानी कि इसको रिटर्न ऑफ करने का टाइम 12 मंथ से ज़्यादा है, यानी कि लिखा है देखो टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ। ओके, तो इसका टाइम पीरियड अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। बट यही चीज़ है उसका टाइम पीरियड 12 मंथ से कम में रिटर्न ऑफ करना है तो वो आएगी करंट एसेट्स में। ओके, तो आधी चीज़ें तो इसमें ही आ जाती है करंट और नॉन करंट में। मोर देन 12 मंथ तो नॉन करंट और लेस देन 12 मंथ तो करंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको बोला था आगे नॉन करंट में तब शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, लिखा है सब में लेस देन 12 मंथ। लेस देन 12 मंथ है तो करंट में, मोर देन 12 मंथ है तो नॉन करंट में। सो नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या आएगा? तो इन्वेंटरीज में सारी की सारी गुड्स रिलेटेड चीज़ें आएंगी। फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेंटरीज में सारी की सारी गुड्स रिलेटेड, लाइक अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड जो हमने सेल के लिए रखा है, लूज टूल्स जो नॉर्मल छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं वही, और लूज टूल्स, कस्टमेबल स्टॉक्स यानी कि हमने जो स्टॉक्स रखे हैं वो, एंड गुड्स इन ट्रांसिट जो ट्रांसपोर्ट में जो गुड्स है वही सारे के सारे। तो इन शॉर्ट ये सारा का सारा गुड्स रिलेटेड है। तो गुड्स रिलेटेड कहाँ पे आएगा? इन्वेंटरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? जैसे ट्रेड पेएबल में
क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल था, इसमें वैसे ही इसमें डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आएगा. सो इट्स अ वेरी इजी. नेक्स्ट टॉपिक कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या होता है? एक तो कैश और सेकंड कैश इक्विवेलेंस. इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसी सारी चीज़ें जिसको हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सके, ऐसी सारी चीज़ें जिसको हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सके. इट्स कॉल्ड अ कैश इक्विवेलेंस. सो कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक एंड ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा. अब देखते हैं शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस. तो वो भी हमने देखा था, अगर किसी और को हमने लोन दिया है जिसका टाइम पीरियड लेस देन 12 मंथ है और किसी सप्लायर के पास से हमको एडवांस में पैसा मिलता है, उसका भी टाइम पीरियड लेस देन 12 मंथ है, यानी कि कोई भी पैसा हमको लेस देन 12 मंथ के लिए मिलता है, तो इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अदर करंट एसेट्स, लास्ट टॉपिक. अदर करंट एसेट्स में क्या होगा? तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमको मिलने की, ऐसी सारी इनकम जो हमको मिलने की बाकी है, या ऐसे सारे एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे किए हैं, लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, और वो तीनों एक्सपेंस जो मोर देन 12 मंथ वाला था, कौन सा? तो एडवर्टाइजमेंट, कैंपिंग एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड. ओके, वो ड्यूरिंग 12 मंथ है, यानी कि उसको रिटर्न ऑफ 12 मंथ में करना था, तो करंट में आएगा. मैंने आपको लास्ट में भी ये बताया था. तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स का, यानी कि सारा का सारा बैलेंस शीट का. ओके, आई होप कि आपको सबको पता चला होगा. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट आज के लिए इतना रखते हैं. आप इसको याद कर लेना, हो सके तो 2 टाइम्स लिख लेना, तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि इसको कम्प्लीटली याद कर दिया तो 11 मार्क का सम आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि जब भी सम स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि इसको याद किया है तो कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना फ़ायदा रहेगा. तो आज के लिए इतना रखते हैं. जय हिंद, जय भारत.